नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल सिंह आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएचयू स्टडी कैपिटल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, बीएचयू स्टडी कैपिटल पर बीएचयू बीए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है। उस कोर्स का नाम है फास्ट ट्रैक कोर्स और वो कोर्स बिल्कुल फ्री है। मैं आपको बार बार बताता हूँ, वो कोर्स बिल्कुल फ्री है। उसके लिए आपको 2 काम करना होगा। कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई देना होगा और अगला एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म मिलेगा, उसे भर देना होगा। ये करने से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? अगर हम कोई सब्जेक्ट मटेरियल आपको अवेलेबल कराते हैं, टेस्ट सीरीज कराते हैं, तो ये सिर्फ उन्हीं को प्राप्त होगी जो गूगल फॉर्म भरेंगे। इसलिए गूगल फॉर्म भरना आपके लिए ज़रूरी है, जिससे आप हमारे कोर्स के साथ लगातार जुड़े रहें। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था विविध शुरू करेंगे। उसमें हम भारतीय राज्य व्यवस्था का अपना एक ओवरव्यू बनाने का प्रयास करेंगे। अभी तक आपके लिए हमने इतिहास, जिसमें प्राचीन भारत इतिहास, मध्यकालीन भारत इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास का वीडियो लेकर के आ चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जा करके हमारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। अभी हम सिर्फ ओवरव्यू बना रहे हैं आपके लिए। फिर प्रश्नों की सीरीज़ लेकर के आएंगे सामान्य अध्ययन नाम से। जो भी तैयारी के लिए आपके लिए ज़रूरी होगा वो वीडियो लेकर के हम आएंगे लाइन से। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके लगातार रेगुलर अपडेट रहा कीजिए चैनल के साथ। और किसी भी अपडेट के लिए बीएचयू स्टडी कैपिटल को ही देखिए, क्योंकि हम लगातार आपके लिए तथ्यपरक जानकारी देते हैं और बहुत ही जल्दी हम आपको जानकारी देने का प्रयास करते हैं। जैसे ही हमें जानकारी बीएचयू से मिलती है, हम तुरंत आपके सामने लाने का प्रयास करते हैं। अब आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? 12, 15, 13, 16। तो इसका सही उत्तर है 15। भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थीं। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष में मैं पूछ रहा हूँ, अस्थायी अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। कब बने थे? जब पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अभी मैंने अस्थायी की बात की, जो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जो थे वो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? एन गोपालास्वामी, K.M. मुंशी, N. माधव राव या डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। भारतीय संविधान कितने दिनों में लिखा गया? 2 वर्षों में, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में, 3 वर्षों में या फिर 1 वर्ष में? इसका सही उत्तर है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारतीय संविधान लिख करके तैयार किया गया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1947, 26 जनवरी 1951, 26 जनवरी 1959। तो इसका सही उत्तर है 26 जनवरी 1950 को। आइए देखते हैं अब अगला प्रश्न। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार या प्राकृतिक अधिकार? तो इसका सही उत्तर है मौलिक अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री प्रारंभ किया था। भारतीय संविधान सभा में कुल कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? 8, 9, 10, 11। तो इसका सही उत्तर होगा 11 मूल कर्तव्य हैं। आप लोगों को ये तो आसान प्रश्न है, पता ही होगा। भारतीय संविधान में कुल 11 मूल कर्तव्य दिए गए हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित अर्थात मनोनीत किया जा सकता है? 10, 22, 12, 9। तो इसका सही उत्तर होगा 12। राष्ट्रपति जो है वो 12 लोगों को खुद मनोनीत कर सकता है। इसके कुछ फैक्टर भी होते हैं मनोनीत करने के, लेकिन जो संख्या है वो 12 है। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्यमंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति। तो इसका सही उत्तर होगा भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति को अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति प्राप्त होती है। भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा अध्यक्ष? तो इसका सही उत्तर होगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को अपना राष्ट्रपति जो है वो अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
डॉक्टर एस राधाकृष्णन, के आर नारायण। तो इसका सही उत्तर होगा नीलम संजीव रेड्डी जो थे वो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे राष्ट्रपति के रूप में। भारत की प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? 16 अगस्त 1947, 17 जनवरी 1950, 13 मई 1952, 15 जून 1952। तो इसका सही उत्तर होगा 13 मई 1952 को सर्वप्रथम भारत की प्रथम लोकसभा आयोजित की गई थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि भारत में निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? डॉक्टर जी.एस. ढिल्लन, मीरा कुमार, डॉक्टर बलराम जाखड़ या श्री हुकुम सिंह। तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर बलराम जाखड़ जो थे उनका जो कार्यकाल था वो सर्वाधिक रहा था। अब अगला प्रश्न आपके लिए बनता है कि श्री बलराम जाखड़ का लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल कब से कब तक रहा था? 22 जनवरी 1980 से 18 दिसंबर 1989, या फिर 1978 से 1985, 1980 से 1990, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा 22 जनवरी 1980 से 18 दिसंबर 1989 तक बलराम जाखड़ जो थे वो लोकसभा अध्यक्ष रहे थे। वर्तमान में सांसद निधि की राशि कितनी है? 5 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़। तो इसका सही उत्तर होगा इस समय जो सांसद निधि की राशि है वो 5 करोड़ है। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना कब प्रारंभ की गई थी? 14 दिसंबर 1973, 23 दिसंबर 1993, 23 सितंबर 2003, 1 जनवरी 1963। तो इसका सही उत्तर है 23 दिसंबर 1993 को संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना प्रारंभ की गई थी। राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? इसका सही उत्तर है 30 वर्ष। राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु मैं आपसे पूछूं तो कितनी होती है? 30 वर्ष। लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 18 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष या 25 वर्ष। तो इसका सही उत्तर होगा 25 वर्ष। लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष। भारत में राष्ट्रपति बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है? इसके ऑप्शंस आपके सामने मैं दे रहा हूँ 25, 35, 30 या फिर 40। तो इसका सही उत्तर जो आपके लिए होगा वो होगा 35 वर्ष। भारत में राष्ट्रपति बनने हेतु न्यूनतम आयु जो है वो होती है 35 वर्ष। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन से कैबिनेट स्तर के मंत्री का किसे कैबिनेट स्तर के मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है? महालेखा परीक्षक, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, विपक्ष का नेता या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा विपक्ष का नेता। विपक्ष के नेता को भी कैबिनेट स्तर के मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। निम्न में से किसने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला? मोरारजी देसाई, देवीलाल, वीपी सिंह या लाल कृष्ण आडवाणी। तो इसका सही उत्तर होगा वीपी सिंह। वीपी सिंह कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं गए थे, प्रधानमंत्री सिर्फ रहे हैं ये, वो भी 1989-90 में मात्र लगभग 1 वर्षों के लिए। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? डॉक्टर गोविंद वल्लभ पंत, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबू जगजीवन राम, मोरारजी देसाई। इसका सही उत्तर होगा सरदार पटेल। भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार पटेल थे। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ, फातिमा बीबी, अन्ना चंडी, सुनंदा भंडारे। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ, फातिमा बीबी, अन्ना चंडी, सुनंदा भंडारे। तो इसका सही उत्तर आपके लिए होगा फातिमा बीबी। फातिमा बीबी सन 1989 में सबसे पहले भारत के उच्चतम न्यायालय की महिला न्यायाधीश बनी थी। तो आज का वीडियो हम इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम राज्य व्यवस्था का अगला पार्ट लेकर के आएंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इन वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को देखिए। और कोई भी अगर क्वेरी हो आपको तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। और हम लगातार आपके लिए जो फ्री कोर्स चला रहे हैं वो चलाते रहेंगे। और BHU एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड आपकी जो तैयारी है वो हम कंटिन्यू रखेंगे, ताकि आपको जो 1 महीना बचा हुआ है उससे हम BHU एंट्रेंस एग्जाम की अच्छे से आपको तैयारी करा सकें, ताकि आप BHU में आराम से एडमिशन प्राप्त कर सकें। इसी के साथ आज के वीडियो को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।